हेलो क्लास 12। इससे पहले हमने बात करी थी कि किसी गैस की द्रव में विलेयता। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है ठोस की द्रव में विलेयता। ठीक, तो ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम कहते हैं कि एक निश्चित ताप पर किसी द्रव की निश्चित मात्रा में ठोस की एक निश्चित मात्रा घुल सकती है। अर्थात अगर हमारे पास कोई द्रव है, निश्चित मात्रा में कोई द्रव है, एक किसी बर्तन में हमारे पास द्रव है और हम उसमें किसी ठोस को घोल रहे हैं, तो वो ठोस एक सीमा तक उसमें घुलेगा, उसके पश्चात घुलना बंद हो जाएगा। जैसे आपके पास पानी है, सपोज करो एक बीकर में आपके पास जल है, आप उसमें चीनी को घोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप उस पानी में अनलिमिटेड शुगर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर सकते हो। तो उस पानी में एक निश्चित मात्रा में चीनी घुलेगी। एक स्थिति ऐसी आएगी जब चीनी घुलना बंद कर देगी। जब चीनी घुलना बंद कर देगी या जब विलेय उस विलायक में घुलना बंद कर देगा, तो ऐसे स्थिति को हम कहते हैं संतृप्त विलयन के निर्माण की स्थिति। यानी हमारा कैसा विलयन बन गया, संतृप्त विलयन बन जाता है। और संतृप्त विलयन जब बनता है तो जब जिस चीनी को हम घोलेंगे वो घुलने के बजाय उस पात्र के नीचे इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाती है। तो हम कहते हैं कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, एक ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय को न घोला जा सके, उसे कहा जाता है संतृप्त विलयन। और किसी संतृप्त विलयन के निर्माण में निश्चित मात्रा के विलायक में विलेय की जितनी मात्रा घुलती है वो उस ठोस की उस द्रव में विलेयता कहलाती है। सामान्य से शब्दों में यदि हम कहें तो हम कहते हैं कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा घुल सकती है किसी एक निश्चित ताप पर, वो उस ठोस की उस द्रव में विलेयता कहलाती है। अर्थात ठोस की द्रव में विलेयता क्या हुई कि किसी ठोस की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर किसी निश्चित आयतन वाले द्रव में घुलती है, उसको कहते हैं ठोस की द्रव में विलेयता। अब जब कोई ठोस किसी द्रव में विलेय होता है तो उसके विलेय के दौरान क्या क्या प्रक्रम होते हैं। अब प्रक्रम क्या होते हैं, देखो ये ध्यान रखना, जब एक संतृप्त विलयन बनता है तो संतृप्त विलयन में जो ठोस अवस्था में जो कण हैं और जो विलयन में जो कण घुल गए हैं, दोनों के बीच में एक साम्यावस्था होती है। अर्थात यदि हम चीनी को पानी में घोल रहे हैं, ठीक, तो चीनी एक सीमा के बाद उसमें घुलना बंद कर देगी। तो उस स्थिति में क्या होता है कि चीनी के कण पात्र के नीचे बैठने लगते हैं। हमें क्या महसूस होता है कि चीनी ने घुलना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि जब हमारे पास एक संतृप्त विलयन है, यानी एक संतृप्त विलयन है चीनी का, संतृप्त विलयन है किसका, शर्करा का एक विलयन है। अर्थात इस विलयन में जितनी चीनी घुलनी थी वो घुल गई। अब आप थोड़ी सी भी चीनी अगर इसमें मिलाओगे तो वो कहां बैठ जाएगी, नीचे। अर्थात हम क्या समझेंगे कि चीनी ने घुलना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पर एक साम्य की स्थिति लागू होती है कि आपने 4 कण चीनी के मिलाए, वो चीनी के कण घुले और विलयन में से 4 कण चीनी के कहां बैठ गए, नीचे। आपने 4 कण घुले, 4 कण तो घुल गए, चीनी के जो कण हैं, ठोस चीनी के कण पानी में घुले और विलयन में से 4 कण कहां बैठ गए, नीचे। अर्थात ठोस का द्रव में घुलने का प्रक्रम और उस ठोस का विलयन से अवक्षेपित होकर नीचे बैठने के जो दर है वो दोनों बराबर होती है। जितने कण घुलेंगे उतने ही कण अवक्षेपित होकर कहां बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो हम कहते हैं कि एक साम्य होता है किसके मध्य, विलयन में उपस्थित ठोस और अघुलित ठोस के मध्य। जैसे ये ठोस है, ये विलयन में जो ठोस है और जो अघुलित ठोस है, अघुलित जो नहीं घुला है, जो ऊपर से हम चीनी मिला रहे हैं, तो अघुलित ठोस और विलयन में जो ठोस के कण हैं उनके मध्य एक साम्य की स्थिति पाई जाती है। अब घुलते कैसे हैं, यानी ठोस के कण द्रव में
कैसे घुलते हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है, जब हम किसी ठोस को किसी द्रव के संपर्क में रखते हैं, आप मान के चलो ये हमारे पास द्रव है, इसमें हमने कुछ ठोस के कणों को रखा है, तो हमें पता है जो ठोस के कण होते हैं वो गति तो नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस को हमने पढ़ा है ठोसों में गतिशीलता नहीं होती, लेकिन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, ऊष्मीय दोलन होते हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, अपने स्थान पर उसके कण क्या करते हैं, गति करते हैं। तो जब किसी ठोस को एक द्रव में मिलाया जाता है तो आणविक दोलन यानी जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण विलेय के कण विलयन प्रावस्था में जाने की कोशिश करते हैं। ये जो विलेय के कण हैं इनमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है, आणविक दोलन होता है, ये गति करते हैं और उस दोलन के फलस्वरूप इनका विलयन में यानी उस विलायक में प्रवेश करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अर्थात ये कण कहाँ प्रवेश कर जाएंगे, इस विलायक में प्रवेश करके। अब क्या होगा, प्रारंभ में ये जब विलायक में प्रवेश करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं घुलन प्रक्रिया, सॉल्वेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है घुलन प्रक्रिया, या इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सॉल्वेशन। किसी चीज का द्रव में घुलना सॉल्वेशन प्रक्रम कहलाता है। तो आणविक दोलन करते हैं और आणविक दोलन के फलस्वरूप ये ठोस के कण द्रव में जाने के लिए बाध्य होते हैं, क्योंकि जब वाइब्रेट करेंगे तो वो कहाँ की ओर को गति करते हैं, उस द्रव की ओर गति करते हैं और इस प्रक्रम को हम कहते हैं घुलन प्रक्रम, या इसको हम कहते हैं सॉल्वेशन। इस प्रक्रम को हम कहते हैं घुलन प्रक्रिया। ठीक, अब क्या होगा धीरे धीरे, अब पहले तो क्या था कि ये कण धीरे धीरे यहां घुल रहे हैं, तो नीचे विलयन में ठोस के कणों की सांद्रता बढ़ेगी, यानी विलयन में ठोस की सांद्रता में वृद्धि होती है। प्रारंभ में जब ऊष्मीय दोलन के कारण या जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण जो ठोस के कण द्रव प्रावस्था में प्रवेश करते हैं, तो द्रव प्रावस्था में ठोस के कणों की संख्या धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है और ठोस की सांद्रता बढ़ती है। जब ठोस की सांद्रता बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि विलेय के अणु, ये जो अणु थे, ये जैसे जैसे इनकी सांद्रता बढ़ेगी ये ये द्रव प्रावस्था से यानी विलीन प्रावस्था से पुनः ठोस प्रावस्था में आने लगते हैं और इस प्रक्रम को कहते हैं अवक्षेपण। इस प्रक्रम को कहते हैं अवक्षेपण। अवक्षेप के रूप में नीचे बैठने लगे। समझना इसको कि द्रव, जब कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है तो ठोस के कण मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन करते हैं और उस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण ठोस के कण जल में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ठोस के कण द्रव में उस द्रव में प्रवेश कर रहे हैं और गति कर रहे हैं, तो ठोस की सांद्रता उस द्रव में बढ़ने लगती है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब सांद्रता बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वही ठोस के कण अवक्षेपित होने लगते हैं, यानी वो उस विलयन प्रावस्था से पुनः ठोस प्रावस्था में आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम को हम अवक्षेपण प्रक्रम कहते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जब अवक्षेपण प्रक्रम और घुलन प्रक्रम जो है, इन दोनों की दर क्या हो जाती है, समान हो जाती है। वह स्थिति कहलाती है साम्य की स्थिति। अर्थात चार कण यदि ठोस से इस विलयन में जा रहे हैं तो चार कण क्या होंगे, विलयन से पुनः किसमें आ जाएंगे, ठोस प्रावस्था में। तो अवक्षेपित होने की दर और उस ठोस के कणों का द्रव में घुलने की जो दर है वो दोनों क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ये तो था घुलन कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि जो ठोस पदार्थ है वो द्रव में कैसे घुलता है। अब हम बात कर रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं NaCl का जल में घुलना। NaCl का जल में घुलना, कि NaCl जब नमक को हम पानी में डालते हैं तो वो कैसे घुलता है। अब घुलने की जो प्रक्रिया हमने कही है, सबसे पहले वो याद रखना कि समान समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। और समान समान यानी यदि विलेय और विलायक की प्रकृति एक समान है, जैसे ये विलेय है और ये विलायक है, यदि जो विलेय है वो भी अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है तो विलयन बनेगा, हमारा विलयन तैयार होगा।
यदि विलेय आपका अध्रुवीय है, विलायक आपका कैसा हो जाए, ध्रुवीय, तो विलयन नहीं बनेगा कभी भी। दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, या तो दोनों को अध्रुवीय होना चाहिए या दोनों को ध्रुवीय होना चाहिए कि समान समान को घोलता है। अब दो तरीके से कोई पदार्थ किसी द्रव में घुलता है। पहला प्रक्रम होता है विलायक संकरण द्वारा या विलायक संकरण के कारण। विलायक संकरण के कारण, विलायक संकरण का मतलब क्या है कि जब हम किसी विलेय को किसी विलायक में घोलते हैं, हम किसी विलेय को किसी विलायक में घोल रहे हैं, तो विलेय और विलायक के कणों के बीच में जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण को ही हम कहते हैं विलायक संकरण। उसको हम कहते हैं विलायक संकरण। विलायक संकरण या इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं कि विलायक संकरण क्या है, विलायक तथा विलेय के कणों के मध्य आकर्षण बलों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बलों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विलायक संकरण। अब होता क्या है, जब हम NaCl को, ठीक है ना, और यदि विलायक हमारा जल है, इसको हम कहते हैं विलायक संकरण। लेकिन यदि विलायक हमारा जल है तो इस प्रक्रम को हम नाम दे देते हैं जल योजन, हाइड्रेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। वैसे तो विलायक संकरण को हम कहते हैं सॉल्वेशन, इसको कहा जाता है सॉल्वेशन, लेकिन अगर विलायक जल है तो उसी को हम नाम देते हैं हाइड्रेशन। दोनों चीजें एक ही हैं। विलायक यदि पानी है तो पानी को हाइड्रो बोलते हैं, इसलिए इसको हाइड्रेशन कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि विलायक संकरण क्या है कि विलेय के कण और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण बलों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया। जब हम विलेय को विलायक में घोलते हैं तो दोनों के बीच में आकर्षण बल कार्य करने लगता है, उसी प्रक्रम को हम कहते हैं विलायक संकरण। उस जो विधि है, जो प्रक्रम है, उसको विलायक संकरण कहा जाता है। कैसे होता है देखिए, जब हम NaCl को, सपोज करो ये हमारा NaCl का एक क्रिस्टल है, हमने परसों ठोस अवस्था में पढ़ा हुआ है, ये NaCl का एक क्रिस्टल है मान के चले। तो जब हम NaCl को जल के साथ घोलते हैं तो होता क्या है, विलायक संकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अर्थात जल के कण क्या करते हैं, इस, क्योंकि जल एक कैसा पदार्थ है, वो होता है पोलर नेचर का, ध्रुवीय प्रकृति का। तो जल जो है, जल के कण विपरीत आवेशित आयन के साथ जुड़ने लगते हैं। समझ रहे हैं, ये आपका H2O है, ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जो जल का जो ऑक्सीजन है वो ऋणावेशित है, तो अगर जल के सामने कोई Na पॉजिटिव आयन आ रहा है तो जल के कण इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इस Na पॉजिटिव के सामने ऑक्सीजन का परमाणु आएगा और इन दोनों के बीच में विपरीत आवेश है, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है। ऐसे ही यहाँ ये ऋणावेश है, तो यहाँ पर जल का जो पॉजिटिव एंड है, जो धनात्मक सिरा है, वो यहाँ पर आने लगेगा और इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करने लगता है, उसी को कहा जाता है विलायक संकरण। अब होता क्या है, इन आयनों को परस्पर बांधे रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको जालक ऊर्जा कहा जाता है। ये जो इन आयनों के बीच में जो आकर्षण बल कार्य कर रहा है उसको जालक ऊर्जा का नाम देते हैं और इस ऊर्जा को कहते हैं जलयोजन ऊर्जा। जल के कण जुड़ रहे हैं तो विलायक संकरण को हम जलयोजन भी कहते हैं यदि जल का प्रयोग हो। तो ये कौन सी, ये आकर्षण बल क्या है, जलयोजन, और आयनों को परस्पर बांधे रखने वाला आकर्षण बल क्या है, आपका जालक ऊर्जा। यदि जो ये हाइड्रेशन एनर्जी है या जो जल योजन ऊर्जा है, यदि जल योजन ऊर्जा का मान अधिक है किससे, जालक ऊर्जा से, जालक ऊर्जा से अधिक है जल योजन ऊर्जा का मान, तो क्या होगा, ये अपनी ओर खींच रहा है जल का अणु और जालक ऊर्जा कम है तो ये टूट जाएगा और ये जो Na पॉजिटिव है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, H2O के साथ। ऐसे ही ये बंध टूट जाएगा और ये Cl नेगेटिव किसके साथ चला जाएगा, H2O के साथ। तो इस प्रकार जो ऋणावेशित आयन है वो चारों ओर से धनावेशित आयनों द्वारा, यानी जो जल का जो पॉजिटिव एंड है उससे घिर जाएगा इस प्रकार से, और स्थायी रूप से एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। कौन से, धनावेशित और ऋणावेशित। ऐसे ही जो NaCl का जो पॉजिटिव सिरा है वो जल के ऋणावेशित सिरे से जुड़ जाएगा और इस प्रकार
Na और Cl आयन एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और वह जल में विलीन हो जाते हैं। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं। विलायक संकरण होता है कि जब किसी विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलेय और विलायक के कणों के मध्य आकर्षण उत्पन्न होने लगता है, उसी को कहा जाता है विलायक संकरण। अब उदाहरण दे रहा हूं, यदि विलायक आपका जल है तो उसको हम कह देते हैं सॉल्वेशन या उसको नाम दिया जाता है जल योजन। अब उदाहरण के लिए आपके पास एक NaCl का क्रिस्टल था, उसको आपने पानी में घोला तो क्या हुआ? जल कैसा विलायक है? जल एक आपका पोलर मॉलिक्यूल है। जल के दो पोल होते हैं, प्लस और माइनस, जो हमने यहाँ शो किए हुए हैं। तो जब NaCl को जल में घोला जाता है तो जल के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि वो NaCl के विपरीत आयनों की ओर निर्देशित हो जाते हैं। जैसे ये पॉजिटिव आयन है तो जल का ऋणावेशित सिरा इससे जुड़ जाता है, ये ऋणावेशित आयन है तो जल का धनावेश जो पॉजिटिव एंड है वो इससे जुड़ जाता है। और जिस बल द्वारा ये जुड़ते हैं, जिस ऊर्जा, उसको कहते हैं जल योजन ऊर्जा। यदि जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा है जालक ऊर्जा से, आयनों को परस्पर बांधे रखने की जो एनर्जी है उसको जालक ऊर्जा कहते हैं। यदि जालक ऊर्जा से जलयोजन ऊर्जा का अधिक मान है तो जालक ऊर्जा कम होने के कारण ये आयन एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाएंगे और स्थायी रूप से जल के अणुओं के साथ जुड़कर उस जल में विलीन हो जाते हैं। अब घुलने का जो दूसरा प्रक्रम है, ये तो विलायक संकरण था, दूसरा होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। दूसरा आपका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, यानी हाइड्रोजन बंध निर्माण के कारण जब किसी विलेय को किसी विलायक में घोला जाता है, यदि उनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो भी वो विलेय उस विलायक में घुलेगा। दो तरीके से घुलते हैं, या तो विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। यदि ये पोलर है तो ये भी पोलर होना चाहिए, यदि ये नॉन पोलर है तो ये भी नॉन पोलर होना चाहिए। दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए, समझ गए। लेकिन कोई नॉन पोलर अगर है वो किस में घुल सकता है? वो घुल सकता है किसी कैसे विलायक में जो होता है पोलर प्रकृति का। लेकिन कब? यदि इनके मध्य क्या बन रहा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध यदि बने। जैसे उदाहरण देता हूं, चीनी है, आपकी जो चीनी है वो अध्रुवीय होती है। चीनी कैसी है? अध्रुवीय। और जल कैसा होता है? ध्रुवीय। जल कैसा है? ध्रुवीय। लेकिन फिर भी चीनी जल में घुल जाती है। दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, ये अध्रुवीय ध्रुवीय, दोनों का नेचर क्या है? बिल्कुल अलग। जबकि हम कहते हैं कि समान समान को घुलता है, लेकिन फिर भी चीनी जल में घुल जाती है। किसके कारण? हाइड्रोजन बंध के निर्माण के कारण। क्योंकि चीनी के जो कण होते हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। यदि हाइड्रोजन बंध बनेगा तो भी वो जल में विलेय होगा। अब जो चीनी है, चीनी के अणु के अंतिम सिरे पर कुछ हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं। ये जैसे चीनी है, ये चीनी का एक शुगर मॉलिक्यूल है, इसके अंतिम सिरे पर हाइड्रोक्साइड आयन होता है, यानी जो ग्रुप जुड़ा होता है वो OH ग्रुप। ऐसे ही क्या होता है, जब ये चीनी का कण जल के सम्मुख आता है तो इनके मध्य एक बंध निर्माण होने लगता है और इसी बंध निर्माण को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये जो जल का अणु है ये चीनी के क्रिस्टल में से चीनी के कणों को खींच लेता है, जिसके कारण चीनी जल में विलेय हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा कि ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है और कैसे कोई ठोस द्रव में विलेय होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो होता है विलेय और विलायक की प्रकृति, जो मैं समझा चुका हूं। विलेय व विलायक की प्रकृति, विलेय व विलायक की प्रकृति। अभी मैंने कहा कि समान समान को घोलता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखना कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है,
समान समान को घोलता है। दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। यदि एक विलेय अध्रुवीय है तो विलायक भी अध्रुवीय होना चाहिए। यदि दोनों की प्रकृति समान है, दोनों अध्रुवीय है या दोनों ध्रुवीय हैं, तो वो विलेय उस विलायक में घुलेगा, अन्यथा नहीं घुलेगा। दूसरा कारक होता है आपका टेम्परेचर या ताप। अब ताप का जो प्रभाव है वो अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि कुछ ठोस जब द्रव में घुलते हैं तो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है, जबकि कुछ ठोस जब द्रव में घुलते हैं तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। अर्थात यदि किसी ठोस को द्रव में घोला जाए और उस ठोस का द्रव में घुलने का प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो तो क्या होगा कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। यानी यदि किसी ठोस को हम किसी द्रव में घोल रहे हैं और प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। और यदि ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यदि प्रक्रम कैसा है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी, जो कि ला शाटिले का नियम कहता है। तीसरा होता है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव जो कि लगभग नगण्य होता है, यानी हम कहते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। जब दबाया नहीं जाएगा तो दाब का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तो ये था हमारा ठोस की द्रव में विलेयता। थैंक यू।